वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको ज्योग्राफी का सबक नंबर 3 पढ़ाऊंगी क्लास 9th के बच्चों के लिए। तो सबसे पहले टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर के ज़रिए से ही एग्ज़ाम से मुतालिक हर टॉपिक, हर कंसेप्ट को क्लियर करवाऊंगी, ताकि आप एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन के आंसर को अपने लफ्ज़ों में बनाकर लिख सको। बच्चों, इसके अलावा अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन आंसर भी समझाऊंगी, जो कि एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, एक बार वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे तो इंशाल्लाह आपके एग्ज़ाम की 100% तैयारी होगी। बाकी के सभी चैप्टर्स आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 3 का नाम है आबी निज़ाम। तो सभी बच्चे पहले ये जानेंगे कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है। तो इस चैप्टर में आपको हिंदुस्तान की छोटी बड़ी नदियों के बारे में पढ़ाया गया है, इंसान के ज़रिए बनाई गई झीलों के बारे में पढ़ाया गया है, कुदरती झीलों के बारे में बताया गया है। यानी कि हिंदुस्तान के पूरे ही आबी निज़ाम के बारे में आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ोगे। तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि हिंदुस्तान के अंदर नदियाँ 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। तो देखो बच्चों, कुछ नदियाँ हिमालय पहाड़ से निकलती हैं, तो इन नदियों को कहते हैं हिमालय पहाड़ से निकलने वाली नदियाँ। और कुछ नदियाँ जज़ीरा नुमा हिंद से निकलती हैं। अब सभी बच्चे सोचेंगे कि जज़ीरा नुमा हिंद का क्या मतलब है। तो सभी याद रखेंगे कि हिंदुस्तान का ये जो इतना नोकीला यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा है, ये जज़ीरा नुमा हिंद कहलाता है, क्योंकि ये पानी से टच है इतना हिस्सा। तो कुछ नदियाँ जज़ीरा नुमा हिंद से निकलती हैं, जो कि बहर अरब और ख़लीज बंगाल में आकर गिरती हैं। याद रखोगे कि ख़लीज बंगाल कहाँ पर है। देखो, इधर की साइड बंगाल होता है, सभी बच्चों को मैप याद होगा अच्छे से। तो बंगाल के नीचे बंगाल की खाड़ी यानी कि ख़लीज बंगाल होता है, और इसके अपोजिट में, इसके सामने बहर अरब होता है। तो जज़ीरा नुमा हिंद की नदियाँ कहाँ कहाँ गिरती हैं? बहर अरब के अंदर और ख़लीज बंगाल में। इसके अलावा बच्चों, हिंदुस्तान के यहाँ पर नीचे बीचों बीच का हिस्सा क्या कहलाता है? बहरे हिंद कहलाता है। तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको चैप्टर समझ में नहीं आता। अब ज्योग्राफी पढ़ने के लिए सभी बच्चों को डायरेक्शन के बारे में भी मालूम होना निहायत ही ज़रूरी है। तो डायरेक्शन को किस तरह से समझेंगे? सभी बच्चे जानते हैं कि सूरज कहाँ से निकलता है? मशरिक़ से निकलता है, यानी कि ईस्ट से निकलता है। अगर बच्चों हम सूरज की तरफ अपना मुंह करके खड़े हो जाएंगे तो वो डायरेक्शन क्या होगी? मशरिक़ की होगी। क्यों होगी ये डायरेक्शन मशरिक़ की? क्योंकि सूरज हमेशा मशरिक़ से निकलता है। याद रहेगा कि सूरज हमेशा मशरिक़ से निकलता है। अगर हम अपना फेस मशरिक़ की साइड करके खड़े हो जाएं तो ये डायरेक्शन क्या कहलाएगी? मशरिक़ कहलाएगी। यानी कि सूरज की तरफ करके खड़े होंगे तो ये डायरेक्शन मशरिक़ होगी। सीधा हाथ हमारा जुनूब की तरफ होगा और उल्टा हाथ किधर होगा? शुमाल की तरफ। और जिधर की साइड हमारी कमर होगी वो डायरेक्शन मगरिब कहलाएगी। याद रखोगे कि जिधर की साइड हमारी कमर है वो डायरेक्शन मगरिब है। सीधे हाथ किसकी तरफ है? जुनूब की तरफ। और उल्टा हाथ किधर की तरफ है? शुमाल की तरफ। तो बच्चों, डायरेक्शन को इस तरह से समझेंगे। आप अपने इसको मैप के ऊपर लिख लेंगे, ताकि आपको हिंदुस्तान का मैप समझना आसान रहे। बच्चों, चारों ही डायरेक्शन मैप पर किस तरह से लिखोगे? मशरिक़, मगरिब, शुमाल और जुनूब। नीचे का हिस्सा क्या है? जुनूब है, यहाँ पर जुनूब लिख देंगे। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट बुक का सवाल नंबर 1, मंदरजा झील में से कौन सा आबी निज़ाम दरख्त की शाखा की तरह बहने को ज़ाहिर करता है? तो दरख्त की शाखाएँ आपने देखी होंगी कि इस तरह से होती हैं, एक में से एक निकली हुई होती है। तो इस तरह से पानी के बहने की जो डायरेक्शन होती है, जो निज़ाम होता है, उस निज़ाम को क्या कहते हैं? तो उस निज़ाम को डेंड्राइटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंड्राइटिक कहते हैं। वुलर झील कौन से सूबे में, कौन सी रियासत में वाक़ई है? तो वुलर झील जम्मू कश्मीर में है। याद रखोगे कि वुलर झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। अगला सवाल है कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। याद रखोगे कि नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। सभी बच्चे एक बात और ध्यान रखेंगे कि नदियाँ तो हमारी 2 प्रकार की होती हैं। तो बच्चों, इनमें कुछ नदियाँ तो बड़ी नदियाँ होती हैं और कुछ नदियाँ
छोटी नदियाँ होती हैं जो कि बड़ी नदियों में जाकर मिल जाती हैं। अगला सवाल है कि मंदरजा झील में से कौन सी खारे पानी की झील है? तो खारे पानी की झील है सांभर। याद रखोगे कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि खारे पानी की झील का नाम बताओ, तो सांभर खारे पानी की झील है। अगला सवाल है मंदरजा झील में से कौन सी नदी जज़ीरा नुमा हिंद की सबसे बड़ी नदी है? तो जज़ीरा नुमा हिंद का मतलब मैंने आपको बता दिया था कि हिंदुस्तान का ये जो नीचे नोकीला वाला हिस्सा होता है ये जज़ीरा नुमा हिंद कहलाता है। तो इस पूरे एरिया की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। याद रखोगे कि जज़ीरा नुमा हिंद की सबसे बड़ी नदी का नाम है गोदावरी। अगला सवाल है मंदरजा झील नदियों में से कौन सी नदी रिफ्ट वादी से होकर बहती है? तो तापी रिफ्ट वादी से होकर बहती है। याद रखोगे कि तापी नदी या ताप्ती नदी रिफ्ट वादी से होकर बहती है। अगला सवाल है तकसीम कंधा का क्या काम है? एक मिसाल देकर समझाना है। तो बच्चों तकसीम कंधा क्या होता है? देखो तकसीम कंधा दो नदियों के बहाव को अलग करके अलग अलग डायरेक्शन के अंदर डिवाइड करता है। तो क्या लिखोगे कि तकसीम कंधा दो नदियों के बहाव को अलहदा करती है, यानी उन्हें दो अलहदा सिमतों में डायरेक्शन के अंदर बांट देती है। मिसाल के तौर पर हिमालय पहाड़ और अम्बाला सबसे बड़ा तकसीम कंधा है। याद रखोगे कि हिमालय पहाड़ में से ज़्यादातर नदियाँ निकलती हैं, तो हिमालय पहाड़ और अम्बाला सबसे बड़ा तकसीम कंधा है जो कि नदियों को अलग अलग पार्ट्सों में डिवाइड करता है। अगला सवाल है हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मधुजज़ीर वाला दहाना कौन सा है? तो गंगा नदी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मधुजज़ीर वाला दहाना है। दरियाए सिंध और गंगा कहाँ से निकलती है? तो दरियाए सिंध हिमालय पहाड़ से निकलती है। याद रखोगे कि दरियाए सिंध कहाँ से निकलती है? हिमालय पहाड़ से निकलती है। और गंगा मानसरोवर झील के नज़दीक गंगोत्री पहाड़ से निकलती है। गंगा कहाँ से निकलती है? गंगा नदी मानसरोवर झील के नज़दीक गंगोत्री पहाड़ से निकलती है। अगला सवाल है कि गंगा की दो खास धाराओं के नाम बताने हैं और ये कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी में अपना वजूद कायम करती हैं? तो भागीरथी और अलकनंदा दोनों देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी को एक दरिया की शक्ल देती हैं। सवाल में क्या पूछा गया है कि गंगा की दो खास धाराओं के नाम बताओ। दो खास धाराएं कौन कौन सी हैं? भागीरथी और अलकनंदा। और ये दोनों कहाँ पर जाकर गंगा नदी में मिलती हैं और गंगा नदी को दरिया की शक्ल देती हैं? तो ये दोनों धाराएं देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी को एक दरिया की शक्ल देती हैं। अगला सवाल है लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के इलाकों में ब्रह्मपुत्र नदी में गाद कम क्यों होता है? यानी कि कीचड़ वगैरह रेत वगैरह क्यों कम होता है? तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि तिब्बत एक ठंडा और खुशक इलाका है और यहाँ पर बारिश कम होती है, इसी वजह से यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी में गाद कम होता है। तो एग्ज़ाम में लिखोगे कि तिब्बत एक ठंडा और खुशक इलाका है, वहाँ पर बारिश ना के बराबर होती है। यही वजह है कि ब्रह्मपुत्र नदी में तिब्बत के इलाके में गाद कम पाई जाती है। अगला सवाल है कि कौन सी दो जज़ीरानुमा हिंद की नदियाँ गहराई से होकर बहती हैं? समुद्र से गिरने से पहले वे किस तरह की शक्ल बनाती हैं? तो जज़ीरानुमा हिंद का मतलब मैंने आपको बता दिया है। तो जज़ीरानुमा हिंद के ज़्यादातर दरिया कहाँ पर गिरते हैं? खलीज बंगाल में जाकर गिरते हैं। याद रखोगे कि जज़ीरानुमा हिंद के ज़्यादातर दरिया खलीज बंगाल में जाकर गिरते हैं। सिर्फ ये दोनों दरिया नर्मदा और तापी बहर अरब में गिरते हैं। इसके अलावा जितने भी दरिया हैं वो सभी दरिया खलीज बंगाल में गिरते हैं। सिर्फ दो दरिया नर्मदा और तापी बहर अरब में जाकर गिरते हैं। तो ये दोनों ही दरिया तंग गहरी और लंबी वादियों से होकर गुज़रते हैं। ये दरिया कहाँ से होकर गुज़रते हैं? तंग गहरी और लंबी वादियों से होकर बहते हैं। ये दो नदियों की वादियाँ पुरानी दरारी वादियाँ कहलाती हैं। याद रखोगे कि ये दोनों नदियों की वादियाँ पुरानी दरारी वादियाँ कहलाती हैं। ये दरिया तंग और मधुजज़री दहाने के ज़रिए समुद्र में मिलते हैं। समुद्र में किस ज़रिए से मिलते हैं ये? यानी कि एक ऐसा रास्ता होता है जो बिल्कुल तंग होता है, लंबा होता है। तो इस रास्ते को पार करते हुए ये दोनों ही दरिया समुद्र में मिलते हैं, यानी कि बहर अरब में गिरते हैं। कौन से दो दरिया? नर्मदा और तापी।
बच्चों टेक्स्ट बुक का अगला सवाल है, नदियों और झीलों की माशी अहमियत बतानी है, यानी कि हमारे देश में नदियों और झीलों के ज़रिए से किस तरह से तरक्की हासिल की है, किस तरह से यहाँ की माशी अहमियत के अंदर इजाफ़ा हुआ है, इस बात को बताना है। तो देखो, नदियों और झीलों से जो बाहर के सयाह होते हैं, टूरिस्ट होते हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं, हमारे देश में देखने के लिए आते हैं, जिस वजह से हमारे देश की आमदनी होती है। इसके अलावा बच्चों, पवन चक्की का नाम आपने सुना होगा। पवन चक्की के ज़रिए बिजली बनाई जाती है, जिससे बहुत सस्ती बिजली बनती है, जिससे हमारे देश को सनतों में यानी कि उद्योगों में फ़ायदा होता है। इसके अलावा बच्चों और भी बहुत सारे मंसूबे बनाए गए हैं जिससे कि हमारा मुल्क फैज़याब हो रहा है। तो आंसर में क्या लिखोगे कि ज़राअती ज़मीन यानी कि उपजाऊ ज़मीन की आबपाशी की जाती है। किससे की जाती है? पानी से की जाती है, जिससे मुल्क में फसली पैदावार में इजाफ़ा हो सके और हम खुद कफील बन सकें। हिंदुस्तान में राणा प्रताप सागर निज़ाम और नागा अर्जुन सागर और बेराकुंड जैसे कसीरुल मकासद वादी मंसूबे नदियों और झीलों की वजह से ही तामीर हो पाए हैं। ये सभी मंसूबे किस वजह से तामीर हो पाए हैं? नदियों और झीलों की वजह से तामीर हो पाए हैं, जिसकी वजह से पूरा मुल्क फ़ायदा उठा रहा है। इसके अलावा सयाहत यानी कि टूरिस्टों का आना जाना, तो सयाहत की सनत में भी इजाफ़ा करने में झीलों और नदियों ने अहम रोल अदा किया है। दुनिया के तकरीबन सभी ममालिक के सयाह हिंदुस्तान की झीलों और नदियों के इलाकों में घूमने के लिए हर साल आते हैं। इससे हमें इक़्तिसादी फ़ायदा होता है, यानी कि माशी फ़ायदा होता है, पैसे से रिलेटेड। आगे है, मुल्क की सनतों यानी कि उद्योगों को चलाने और सभी घरों में रोशनी का इंतज़ाम करने के लिए नदियों और झीलों के पानी से ही बिजली बनाई जाती है। पनबिजली सबसे सस्ती बिजली होती है। नदियाँ और झीलें जहाज़रानी और कश्तियाँ चलाने में भी इस्तेमाल होती है पनबिजली। तो इस तरह से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम नदियों और झीलों से हमारे देश को, हम लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुदरती झीलों के नाम बताने हैं इस क्वेश्चन में, और इंसान के ज़रिए बनाई गई झीलों के नाम बताने हैं। एग्ज़ाम में आ सकता है ये क्वेश्चन। तो कुदरती झीलों के नाम हैं वूलर, डल लोकटक, चिल्का, बड़ा पानी, सांभर, पिलीकट, नैनीताल और भीमताल। याद रखोगे, वूलर, डल लोकटक, चिल्का, बड़ा पानी, सांभर, पिलीकट, नैनीताल और भीमताल, ये सब वो झीलें हैं जो कि कुदरती झीलें हैं, नेचर की तरफ से बनी हुई है। और इंसान के ज़रिए बनाई गई झीलों का नाम है गोविंद सागर, नागा अर्जुन सागर, बेराकुंड, निज़ाम सागर, राणा प्रताप सागर। इंसान के ज़रिए बनाई गई झीलों के नाम क्या क्या हैं? गोविंद सागर, नागा अर्जुन सागर, बेराकुंड, निज़ाम सागर और राणा प्रताप सागर। सभी बच्चे अगले सवाल को ध्यान से सुनेंगे। हिमालय और जज़ीरा नुमा हिंद की नदियों के अंदर फ़र्क बताना है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हिंदुस्तान में दो प्रकार की नदियाँ होती हैं। पहली तो जो कि हिमालय से निकलती हैं, और दूसरी वो नदियाँ जो कि जज़ीरा नुमा हिंद से निकलती हैं। तो पहले हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में जानेंगे। ये नदियाँ हिमालय की बर्फीली चोटियों से निकलती हैं, इसलिए पूरे साल बहती रहती हैं और हमवार शुमाली मैदानों में बहती हैं। इसलिए ये आबपाशी जहाज़रानी में काफ़ी मददगार साबित होती हैं। याद रखोगे कि हिमालय से बहने वाली नदियाँ बर्फीली चोटियों से निकलती हैं हिमालय की, इसलिए पूरे साल बहती रहती हैं, खुशक नहीं होती हैं, और ये हमवार शुमाली मैदान में बहती हैं। शुमाली हिस्सा मैंने आपको बताया था कौन सा होता है मैप के अंदर। देखो, चारों डायरेक्शन बताई थी। तो हिमालय ऊपर की साइड होता है, तो ये हमवार शुमाली हिस्से के अंदर बहती रहती हैं हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। ये ऊपर का हिस्सा पूरा का पूरा शुमाल है। तो ये नदियाँ, इनमें पानी होने की वजह से ये आबपाशी यानी कि सिंचाई और जहाज़रानी के लिए साल भर बहती रहती हैं और हमवार शुमाली मैदानों में बहती हैं। इसलिए ये आबपाशी और जहाज़रानी में काफ़ी मददगार साबित होती हैं। सॉरी, मैंने गलत लाइन पढ़ ली थी। किस में मददगार साबित होती हैं? ये सिंचाई और जहाज़रानी के अंदर। ये नदियाँ जो होती हैं अपने साथ सरखेज़ मिट्टी बहाकर लाती हैं और इसे गंगा के मैदानों में काफ़ी मदद मिलती है। ज़्यादातर इलाका हमवार होने की वजह से इन नदियों से बआसानी नहरें
यानी कि इस इलाके से बआसानी से नहरें निकाली गई हैं जिनसे आबपाशी की जाती है। याद रखोगे कि गंगा नदी से यहाँ का एरिया हमवार समतल होने की वजह से नहरों को निकाला गया है और इन नहरों के ज़रिए से आबपाशी यानी कि सिंचाई की जाती है। इन नदियों के किनारों पर कई बड़े शहर और तिजारती मरकज़ होते हैं। याद रखोगे कि इन नदियों के किनारों पर बड़े बड़े शहर और तिजारती मरकज़ होते हैं। बहुत सा पानी मिट्टी में रिस जाता है और इस ज़ेरे ज़मीन में पानी का इस्तेमाल कुओं और ट्यूबवेल के ज़रिए घरेलू और आबपाशी के काम के लिए इस्तेमाल में मददगार साबित होता है। याद रखोगे कि इन नदियों के ज़रिए बहुत सा पानी मिट्टी में रिस जाता है जिसकी वजह से ज़ेरे ज़मीन में पानी का इस्तेमाल कुओं और ट्यूबवेल के ज़रिए घरेलू कामकाज और आबपाशी के लिए इस्तेमाल में भी लाया जाता है। नेक्स्ट है जज़ीरा नुमा हिंद या जुनूबी पठार की नदियाँ। तो ये नदियाँ बर्फीले पहाड़ों से नहीं निकलती हैं। याद रखोगे हिमालय की नदियाँ बर्फीले पहाड़ों से निकलती हैं, मगर जज़ीरा नुमा पठार की जो नदियाँ होती हैं ये बर्फीले पहाड़ों से नहीं निकलती हैं, इसलिए मौसम गर्मा में गर्मियों में खुशक हो जाती हैं। ये हमवार चट्टानी सतह पर बहती रहती हैं। याद रखोगे कि जज़ीरा नुमा पठार की नदियाँ गर्मियों में खुशक हो जाती हैं, इसलिए ये ना तो आबपाशी के लिए और ना ही जहाज़रानी के लिए इस्तेमाल होती हैं। जहाज़रानी यानी कि जहाज़ों के ज़रिए बिज़नेस वगैरह करना। याद रखोगे कि ये नदियाँ ना आबपाशी के लिए और ना ही जहाज़रानी के लिए इस्तेमाल होती हैं। कौन सी नदियाँ? जज़ीरा नुमा हिंद की नदियाँ। ये अपने साथ मिट्टी बहाकर लाती हैं जो पानी के तेज़ बहाव में ज़मीन पर बिछती नहीं है और समुद्र में बह जाती है और नदियों से नहरें निकलना मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये ना हमवार यानी कि ऊबड़ खाबड़ इलाकों में बहती है। इसी वजह से जज़ीरा नुमा हिंद की नदियों से नहरें निकालना मुश्किल हो जाता है। इन नदियों के किनारे बहुत कम बड़े शहर और तिजारती मराकज़ होते हैं क्योंकि इन नदियों से कम फ़ायदा होता है। इसी वजह से यहाँ पर तिजारती मराकज़ भी कम होते हैं। ये नदियाँ पथरीली ज़मीन पर बहती हैं जिसकी वजह से पानी बहुत कम मिक़दार में मिट्टी के ज़रिए जज़्ब हो पाता है ज़मीन के अंदर और सारा पानी बहकर समुद्र के अंदर चला जाता है। यानी कि ये जज़ीरा नुमा हिंद की जो नदियाँ होती हैं वो ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होती हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं, लोगों को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाती हैं अलग अलग तरह से, जो कि मैंने अभी पढ़कर बताया है। अगला सवाल है जज़ीरा नुमा पठार के मशरिक़ और मग़रिब की तरफ बहने वाली नदियों के नाम बताने हैं। यानी कि अभी मैंने आपको बताया था कि हिंदुस्तान का ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा एरिया जज़ीरा नुमा हिंद कहलाता है। तो ये वाली जो डायरेक्शन है मशरिक़ है और ये वाली डायरेक्शन है मग़रिब। तो दोनों ही डायरेक्शंस में बहने वाली नदियों के बारे में बताना है आपको इस क्वेश्चन में। तो जवाब में लिखोगे जज़ीरा नुमा हिंद के पठार के मशरिक़ की तरफ बहने वाली नदियों के नाम हैं। मशरिक़ की तरफ बहने वाली कौन कौन सी नदियां हैं? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। जबकि नर्मदा और तापी मग़रिब की तरफ बहने वाली नदियां हैं। याद रखोगे कि नर्मदा और तापी मग़रिब की तरफ बहने वाली नदियां हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी मशरिक़ की तरफ बहती हैं। मशरिक़ की तरफ बहने वाली नदियाँ जज़ीरा नुमा पठार के मशरिक़ की तरफ बहने वाली नदियों में महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी हैं। याद रखोगे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी मशरिक़ की तरफ बहती हैं। ये खलीज बंगाल में गिरती हैं और डेल्टा व मैदानों की तामीर करती हैं। ये नदियाँ महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु सूबों से होकर बहती हैं। बच्चों याद रखेंगे कि मशरिक़ से बहने वाली नदियाँ कौन कौन से सूबों से होकर बहती हैं, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो इसके लिए आप इस तरह से याद कर लेंगे कि TKKM AO JCM। कैसे? देखो यहाँ पे JCM, देखो M से क्या हो गया? महाराष्ट्र, C से क्या हो गया? छत्तीसगढ़, J से झारखंड, O से उड़ीसा, A से आंध्र प्रदेश, M से मध्य प्रदेश, K से कर्नाटक, फिर K से केरला और फिर T से तमिलनाडु। तो कैसे याद करोगे? TKKM, TKKM पहले इतने याद कर लोगे, फिर AOG, फिर CM, TKKM
AOGCM। ठीक, अपने दिमाग से ट्रिक लगाकर आप अपने आप याद कर लेना, क्योंकि याद करना बहुत ज़रूरी है इसको। अब मगरिब की तरफ बहने वाली नदियां हैं। मगरिब की तरफ बहने वाली नदियों में नर्मदा और तापी शामिल हैं। ये नदियां बहरे अरब में गिरती हैं, जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया था। ये मधु जज़ीर वाले दहाने बनाती हैं। ये नदियां मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सूबों से होकर गुजरती हैं। ये दोनों नदियां कौन से सूबों से होकर गुजरती हैं? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सूबों से होकर गुजरती हैं। ये नदियां छोटे छोटे मैदान और वादियां बनाती हैं। अगला सवाल है कि दरिया को इंसानी तहज़ीब का सिलसिला हयात क्यों समझा जाता है? यानी कि दरियाओं को इंसानी कल्चर को आगे फैलाने वाला ज़रिया क्यों समझा जाता है? तो यहाँ पर लिखोगे कि इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि दरिया इंसानी तहज़ीब का सिलसिला हयात है। इनकी अहमियत कदीम ज़माने से आज तक कायम है। ध्यान रखेंगे कि हिंदुस्तानी तहज़ीब, मेसोपोटामिया तहज़ीब, मिस्र या चीन की तहज़ीब, ये सभी तहज़ीबें नदियों की वादियों में बसी और वहीं पर परवान चढ़ी हैं। कौन कौन सी तहज़ीबें? हिंदुस्तानी, मेसोपोटामिया, मिस्र और चीनी तहज़ीबें। ये तमाम तहज़ीबें नदियों की वादियों में बसी और वहीं पर परवान चढ़ी। हिंदुस्तान की हड़प्पा तहज़ीब वादी सिंध में, मेसोपोटामिया की तहज़ीब दजला और फरात की घाटी में, और मिस्र की तहज़ीब नील की वादी में, और चीन की तहज़ीब हवांग-हू की घाटी में फ़रोग़ पाई। याद रखोगे कि हिंदुस्तान की तहज़ीब, हिंदुस्तान की हड़प्पा तहज़ीब वादी सिंध में फली फूली, मेसोपोटामिया की तहज़ीब दजला और फरात की घाटी में फली फूली, मिस्र की तहज़ीब नील की वादी में फली फूली, और चीन की तहज़ीब हवांग-हू की घाटी में फ़रोग़ पाई। इसी तरह ये नदियाँ इंसानी तहज़ीब के फ़रोग़ में मंदरजा ज़ेल वजूहात की बिना पर हमेशा ही अहम किरदार निभाती रहेंगी। इन नदियों ने कदीम इंसान और उसकी मदद करने वाले मवेशियों को हमेशा पानी मुहैया कराया, जिसके ज़रिए ये ज़िंदा रह सके। खेती बाड़ी के लिए ज़रूरत के मुताबिक यहाँ पर पानी हमेशा ही ज़्यादा मिक़दार में मौजूद रहता है। इन नदियों की वजह से इन इलाकों में मुनासिब मिक़दार में नरम और ज़रख़ेज़ मिट्टी मौजूद होती है इन नदियों की वजह से, और बहुत कम मेहनत करके अच्छी फसल पैदा की जाती है। आगे लिखोगे कि हर साल सैलाब आने की वजह से इन इलाकों की मिट्टी की ज़रख़ेज़ी कायम रहती है। इंसान ने नदियों को कुदरती सड़क के तौर पर भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, यानी कि कश्तियाँ बनाकर लोगों ने नदियों के रास्ते से सफ़र करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा बच्चों, जब नदियों का मीठा और खारा पानी आपस में मिलता है तो वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की मछलियाँ खूब पनपती हैं और लोगों की ग़िज़ा और उनकी माशी हालत में सुधार करने में मददगार साबित होती हैं। नदियों का पानी जहाँ आबपाशी, नकलो हमल यानी कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के ज़रिए की शक्ल में मददगार साबित हो रहा है, वहीं पर दरिया के पानी को ऊंचाई से गिराकर हज़ारों किलोवाट की बिजली भी पैदा की जाती है। तो इस तरह से नदियाँ इंसान की तहज़ीब को, कल्चर को बढ़ाने में मददगार साबित हो रही हैं। अब बच्चों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है, जिसे आप एक बार ध्यान से सुन लेंगे तो आपके एग्ज़ाम की इंशाल्लाह बहुत अच्छी तैयारी होगी। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दरियाई तास कौन सा है? तो दरियाई गंगा का तास हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दरियाई तास है। याद रखोगे कि दरियाई गंगा का तास हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दरियाई तास है। दरियाई सिंध की ख़ास माविन नदियों के नाम बताने हैं, यानी कि दरियाई सिंध से और कौन कौन सी दरियाई सिंध के अंदर और कौन कौन सी छोटी नदियाँ जाकर मिलती हैं? तो सतलुज, बयास, रावी, चिनाब और झेलम दरिया सिंध की सहायक यानी कि माविन नदियाँ हैं। कौन कौन सी? सतलुज, बयास, रावी, चिनाब और झेलम। दरियाई गंगा की माविन नदियों के नाम बताने हैं, तो अलकनंदा, मंदाकिनी, जमुना, घाघरा, गंडक और कोसी। कौन कौन सी? अलकनंदा, मंदाकिनी, जमुना, घाघरा, गंडक और कोसी। दरियाई गंगा की माविन नदियाँ यानी कि सहायक नदियाँ छोटी नदियाँ हैं। ब्रह्मपुत्र की माविन नदियों के नाम लिखने हैं, तो ब्रह्मपुत्र की माविन नदियाँ हैं दबांग और लुहेत। ब्रह्मपुत्र की माविन नदियों के नाम हैं। अगला सवाल है, बहर अरब में गिरने वाली हिंदुस्तान की दो नदियों के नाम, तो नर्मदा और तापी है। दरियाई सिंध कहाँ से निकलता है? तो दरियाई सिंध हिमालय की दूसरी जानिब
तिब्बत में वाकई मानसरोवर झील के नज़दीक से निकलता है। याद रखोगे कि दरियाए सिंध कहाँ से निकलता है? हिमालय की दूसरी जानिब। तिब्बत में वाकई मानसरोवर झील के नज़दीक से निकलता है दरियाए सिंध। दरियाए तास किसे कहते हैं? दरियाए तास वो इलाका है जो एक दरिया के ज़रिए सैराब होता है, दरियाए तास कहलाता है। याद रखोगे कि दरियाए तास कौन से इलाकों को कहते हैं? जो इलाका एक दरिया के ज़रिए पानी से सैराब हो जाता है, वो एरिया दरियाई तास कहलाता है। वाटर शेड से आप क्या समझते हैं? तो दो दरियाए तास को तकसीम करने वाली ऊंची ज़मीन या पहाड़ी सिलसिला वाटर शेड कहलाता है। याद रखोगे कि वाटर शेड किसे कहते हैं? तो दो दरियाओं के तास को, यानी कि दो दरियाओं के ऐसे एरिया को तकसीम करने वाली ऊंची ज़मीन या पहाड़ी सिलसिला वाटर शेड कहलाता है, जो उनको दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। अगला सवाल है, दरियाए गंगा कहाँ से निकलती है? तो दरियाए गंगा उत्तरांचल में वाक़ई हिमालय के गंगोत्री नाम के ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है दरियाए गंगा? उत्तरांचल में वाक़ई हिमालय के गंगोत्री नाम के ग्लेशियर से गंगा की नदी निकलती है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दरियाए गंगा उत्तरांचल में वाक़ई हिमालय के गंगोत्री नाम के ग्लेशियर से निकलती है। उन रियासतों के नाम बताओ जिन रियासतों से होकर नर्मदा नदी बहती है। तो मध्य प्रदेश और गुजरात से नर्मदा नदी होकर बहती है। कहाँ से? मध्य प्रदेश और गुजरात से होकर बहती है नर्मदा नदी। खलीज बंगाल में गिरने वाली नदियों के नाम बताने हैं। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी खलीज बंगाल में गिरने वाली नदियों के नाम हैं। क्या क्या? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी खलीज बंगाल में गिरने वाली नदियों के नाम हैं। अगला सवाल है, हिंदुस्तान के दरियाओं को कितने ज़मरों में तकसीम किया गया है? तो हिमालय से निकलने वाले दरिया, जैसे कि मैंने आपको बताया था। फिर दूसरा है सतह मर्तफ़ा दक्कन के दरिया, जैसे कि महानदी, और अंदरूनी पानी की निकासी वाली नदियाँ, जैसे कि राजस्थान की लूनी नदी वगैरह। तो यहाँ पर आप इतना भी लिख सकते हो कि हिमालय से निकलने वाले दरिया और जजीरा नुमा पठार से निकलने वाले दरिया, दो पार्ट्स में नदियों को तकसीम किया गया है। ये लिखना ज़्यादा इजी रहेगा। अगला सवाल है, ग्लेशियर और दरिया में फ़र्क बताना है। तो ग्लेशियर ठोस शक्ल में होता है क्योंकि ये बर्फ़ के रूप में होता है, जबकि दरिया में रफ़ीक हालत में पानी बहता रहता है। ग्लेशियर एक पहाड़ की तरह नज़र आता है, जबकि दरिया एक धारा की शक्ल में बहती हुई नज़र आती है। ग्लेशियर की रफ्तार बहुत सुस्त होती है, जिसे देखने से पता ही नहीं चलता, लेकिन दरिया तो तेज़ रफ्तार में बहता है और इसकी बहती हुई धारा साफ तौर पर देखी जा सकती है। गंगोत्री नाम का ग्लेशियर उत्तरांचल में वाक़ई है। याद रखोगे कि गंगोत्री नाम का ग्लेशियर उत्तरांचल में वाक़ई है, जिससे दरियाए गंगा निकलती है। अभी मैंने आपको बताया था कि दरियाए गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री नाम के ग्लेशियर से, जो कि उत्तरांचल में वाक़ई है। बच्चों, अगला सवाल है कि गोदावरी नदी कौन से सूबों से होकर बहती है? तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। महानदी कौन कौन से सूबों से होकर बहती है? तो महानदी बिहार और उड़ीसा से होकर बहती है। याद रखोगे कि महानदी बिहार और उड़ीसा से होकर बहती है। मगरबी घाट से निकलने वाली नदियों के नाम बताने हैं। तो गोदावरी, कृष्णा और कावेरी मगरबी घाट से निकलने वाली नदियों के नाम हैं। अगला सवाल है, शुमाल पहाड़ों से निकलने वाली गंगा की माविन नदियों के नाम बताने हैं। तो गंगा की माविन नदियों के नाम मैंने अभी बताए थे, अलकनंदा, मंदाकिनी, घाघरा, गंडक, कोसी और ब्रह्मपुत्र गंगा की सहायक नदियां हैं, माविन नदियां हैं। जजीरा नुमा हिंद के शुमाली हिस्से की ख़ास नदियों के नाम बताने हैं। तो जजीरा नुमा हिंद की ख़ास शुमाली हिस्सों की ख़ास नदियों के नाम कौन कौन से हैं? नर्मदा, ताप्ती, स्वान, महानदी, साबरमती और माही वगैरह जजीरा नुमा हिंद के शुमाली हिस्से की नदियां हैं। याद रखोगे कौन कौन सी? नर्मदा, ताप्ती, स्वान, महानदी, साबरमती और माही वगैरह जजीरा नुमा हिंद के शुमाली हिस्से की नदियां हैं। अगला सवाल है, हिंदुस्तान के मशरक़ी साहिल पर खारे पानी की दो झीलों के नाम बताने हैं। तो चिल्का और पिलीकट मशरक़ी साहिल पर खारे पानी की दो झीलें हैं, जिनका नाम चिल्का और पिलीकट है। दरियाए तास किसे कहते हैं? वो इलाका जो एक दरिया के ज़रिए सैराब होता है, यानी कि
पानी की वहाँ पर किसी का कोई कमी नहीं होती है तो वो इलाका दरियाए ताज कहलाता है। जो इलाका किसी दरिया के ज़रिए सैराब होता है जिसे रिवर बेसिन कहते हैं। हिमालय की 3 खास दरियाई निज़ामों के नाम बताने हैं। तो हिमालय के दरियाई निज़ाम मंदरजा झील हैं, सिंध का दरियाई निज़ाम, गंगा का दरियाई निज़ाम और ब्रह्मपुत्र का दरियाई निज़ाम। कुछ कुदरती झीलों के नाम बताने हैं। अभी बताया था मैंने, बूलर झील, डल झील, भीमताल, चिल्का झील और साभर झील। हिमालय से निकलने वाले उन दरियाओं के नाम बताएं जो गहरी गार्ज बनाते हैं। तो दरियाए सिंध, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और अलकनंदा ये दरिया काफ़ी पुराने हैं और यहाँ तक कि हिमालय से भी पुराने हैं और ये गहरे गार्ज बनाते हैं। गहरे गार्ज यानी कि तंग ऐसा रास्ता जो इधर विधर, तो देखो इसके इधर विधर ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ सी होती हैं और बीच में से तंग रास्ते में नदी इस तरह से बह रही होती है। उन रियासतों के नाम लिखिए जिनसे होकर नर्मदा नदी बहती है। तो मध्य प्रदेश और गुजरात से होकर नर्मदा नदी बहती है। दरियाए सिंध कितनी लंबी है? तो 2900 किलोमीटर लंबी है दरियाए सिंध। अगला सवाल है, कौन सा दरिया मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र दरिया, तिब्बत में इसे सापू, आसाम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। जजीरा नुमा हिंद के कौन सी दरिया वादियों से होकर बहते हैं? तो नर्मदा, तापी या फिर ताप्ती दोनों एक ही नाम है। ये दोनों ही वादियों से होकर बहते हैं। जजीरा नुमा हिंद के दरिया कौन कौन से? नर्मदा और तापी। अगला सवाल है, झील किसे कहते हैं और झीलें कैसे बनती हैं? तो सतह ज़मीन पर पानी से भरे हुए गड्ढों को झीलें कहा जाता है। कश्मीर में डल झील एक मशहूर झील है। झीलें मुख्तलिफ तरीके से वजूद में आती हैं। पहले पहाड़ी इलाकों में झीलें ग्लेशियर के ज़रिए बनती हैं, जबकि वे वादियों के रास्ते को रोक लेती हैं और इनके ऊपरी हिस्सों में भारी मिकदार में पानी जमा हो जाता है। यानी कि एक गड्ढा ये होता है जिसके अंदर कुदरती तौर पर पानी जमा हो जाता है और जिस जगह पर ये बनती हैं झीलें ज़्यादा पानी भरने की वजह से ये वादियों के रास्तों को रोक लेती हैं। कई झीलें आतिशफ़शानी यानी कि वॉल्केनो के फटने की वजह से, पहाड़ों के खिसकने की वजह से भी वजूद में आती हैं, जिनमें पानी भर जाता है और बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। कई मर्तबा इंसान भी शहरों के आसपास मसनूई झीलों की तामीर कर लेता है, जैसे कि चंडीगढ़ के पास सुखाना झील इसी तरह की एक झील है। तो कुदरती झीलों का तो मैंने बता दिया था। कौन सा दरिया मुख्तलिफ ममालिक में, ये भी बता दिया। हिंदुस्तान के दरिया को कितने ज़मरों में डिवाइड किया गया है? डेल्टा और मधु जजीर दोहाने में फ़र्क बताना है। तो समुंदर में मिलते वक्त जब दरिया कई तकसीम किंदा नदियों में तकसीम हो जाता है, याद रखोगे कि समुद्र में गिरते वक्त जब दरिया कई तकसीम किंदा नदियों के अंदर तकसीम हो जाता है, वाई जैसी इस तरह से आकृति बन जाती है और दरिया का बहाव वाला इलाका तिकोनी शक्ल इख्तियार कर लेता है, तो इसे डेल्टा कहते हैं। डेल्टा नशीबी ज्वार वाले इलाकों में, मैदानी इलाकों में बनते हैं। डेल्टा इलाके मसनूई बंदरगाह वाले इलाके होते हैं, लेकिन ज़राअत के लिए मौजू होते हैं। मधु जजीर वाला इलाका समुंदर में गिरते वक्त दरिया धारा की शक्ल में बहता है, इसे एचुरी कहते हैं और इसके अंदर तकसीम कंधा यानी कि नदियों को डिवाइड करने वाला कोई सिस्टम नहीं होता। एचोरी वाले यानी कि सीधा सीधा पानी बहता है। एचोरी वाले इलाके ऊंचे, मधु जजीर वाले इलाके और दरारी वादी वाले इलाकों में बनती हैं। अब है जजीरा नुमा हिंद की नदियों के नाम, तो मैंने अभी आपको पीछे भी पढ़कर बता दिए थे सब। अगला सवाल है, माविन नदी और तकसीम कंधा में फ़र्क बताना है। तो ये एक मखसूस दरिया को पानी फराहम करती हैं, ये पहाड़ों से निकलती हैं। माविन नदियाँ क्या होती हैं? ये किसी एक बड़े मखसूस दरिया को पानी फराहम करती हैं, ये पहाड़ों से निकलती हैं माविन नदियाँ। ये अक्सर अपना रास्ता तब्दील नहीं करती हैं। जमुना गंगा की माविन नदी है, याद रखोगे कि जमुना गंगा की माविन नदी है, यानी कि जमुना गंगा को पानी फराहम करती है। अब तकसीम कंधा क्या है? ये एक मखसूस दरिया से पानी ले जाती है। क्या करती है कि ये किसी एक ख़ास दरिया से पानी ले जाता है, ये किसी ख़ास दरिया से निकलता है। सैलाब के आने से ये अपना रास्ता बदल देती है। हुगली नदी इसका एक बेहतरीन मिसाल है। तकसीम कंधा की मिसाल क्या है? हुगली नदी। और माविन नदी की मिसाल क्या है? जमुना नदी। हिमालय की दूसरी जानिब से
के दरियाओं से आप क्या समझते हैं? हिंदुस्तान के 3 ऐसे दरियाओं की मिसाल दीजिए। तो हिमालय की दूसरी जानिब के दरियाओं से मुराद है जो दरिया तिब्बत, कश्मीर के मगरबी हिस्सों और चीन की जानिब से निकलते हैं। ये दरिया गहरे गार्ज बनाते हैं और बरसग़ीर हिंद के अंदर बहते हैं। इनकी मिसालें हैं ब्रह्मपुत्र, सिंध और सतलुज। याद रखोगे इनकी मिसालें क्या हैं? ब्रह्मपुत्र, सिंध और सतलुज। अगला सवाल है, दरियाई नर्मदा, दरियाई तापी की वादियों की खसूसियत बतानी है। तो जज़ीरा नुमा हिंद के दरिया ज़्यादातर खलीज बंगाल में गिरते हैं। याद रखोगे कि जज़ीरा नुमा हिंद के ज़्यादातर दरिया खलीज बंगाल में गिरते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ दो दरिया नर्मदा और तापी बहर अरब में गिरते हैं। ये दोनों दरिया तंग और गहरी और लंबी वादियों से होकर गुजरते हैं। ये दो नदियों की वादियाँ पुरानी दरारी वादियाँ यानी कि रिफ्ट वैली कहलाती हैं। ये दरियाँ तंग मधुजज़री तहाने के ज़रिए समुद्र में मिलती हैं। गंगा के बेसिन की 4 खूबियाँ बतानी हैं। तो कौन कौन सी 4 खूबियाँ लिखोगे कि गंगा के बेसिन का फैलाव हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और मगरबी रियासतों तक है। इस बेसिन की मगरबी हद अम्बाला शहर है और मशरिक़ में सुंदरबन तक इसकी हद है। ये बेसिन हिंदुस्तान में इसकी लंबाई 1800 किलोमीटर है। इस बेसिन के मैदानों की तामीर बारीक मिट्टी से होती है जो शुमाल में हिमालय की दरियाओं और जुनूब में मालवा के पठार से लाई गई है। गंगा हिमालय में गंगोत्री नाम के ग्लेशियर से निकलती है। इसके बाद ये हरिद्वार से होती हुई मैदानों में दाखिल होती है। अगला सवाल है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा की खासियत बतानी है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। काफ़ी मिकदार में पानी मुहैया होने की वजह से ये इलाका ज़रख़ेज़ होता है। ब्रह्मपुत्र नदी गंगा से निकलती है और निकलने के बाद सुस्त रफ्तार हो जाती है और ढलान कम होने की वजह से इसकी धारा के दरमियान ज़रख़ेज़ मिट्टी के जजीरे बन जाते हैं। इन रुकावटों को पार करते वक्त ये दरिया और ज़्यादा तकसीम कंदा नदियों में तकसीम हो जाती है। ये सिलसिला मुसलसल चलता रहता है और डेल्टा का साइज़ बढ़ता रहता है। इस डेल्टा का निचला हिस्सा अब दलदल बन गया है ज़्यादा पानी होने की वजह से। अगले सवाल को ध्यान से सुनेंगे कि ज़मीन के अंदरूनी आबी निज़ाम यानी कि इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम से आप क्या समझते हैं? तो ज़मीन के अंदरूनी आबी निज़ाम से हमारी मुराद ऐसी दरियाओं से है जो किसी समुंदर या झील में गिरने से पहले रेत या दलदलों में जज़्ब हो जाती हैं। हिंदुस्तान के मगरबी हिस्से के थार रेगिस्तान और मगरबी गुजरात में अंदरूने सैराबी निज़ाम वजूद में आया है। दरियाई लूनी अंदरूने ज़मीन सैराबी निज़ाम की एक अच्छी मिसाल है। याद रखोगे कि दरियाई लूनी अंदरूने ज़मीन सैराबी निज़ाम की एक अच्छी मिसाल है। ये दरिया राजस्थान के नागौर ज़िले से निकलता है और जुनूब में मगरबी सिंध में बहता हुआ कुछ मिकदार में मिलता है, लेकिन खुश्क मौसम में ये सूख जाता है। राजस्थान में लूनी के सैराबी इलाके में कई खारे पानी की झीलें भी मौजूद हैं। बच्चों, क्वेश्चन का मतलब समझ में आया कि ज़मीन के अंदरूनी आबी निज़ाम का मतलब है वो एरिया जहाँ पर कुदरती पानी ज़मीन के अंदर जज़्ब हो जाता है। तो बच्चों, यहाँ से ये वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको अच्छे से समझ में आई हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।